जय हिंद, नमस्कार साथियों। मोदी 3.0 कैबिनेट में लगभग मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। 2 विभाग अब बच गए हैं, आने वाले समय में वो भी पूरा कर लिए जाएंगे। लेकिन पूर्व सैनिकों के लिए 2 विभाग मुख्य होते हैं, एक तो रक्षा मंत्रालय, दूसरा वित्त मंत्रालय। तो रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी वापस रक्षा मंत्री बनके आपके सामने आ रहे हैं, लेकिन उनके सामने काफी चुनौती रहेगी। क्या सरकार अब आने वाले समय में जो मांगे थी पूर्व सैनिकों की या केंद्रीय कर्मचारियों की, वो क्या पूरे हो जाएंगे? उस पर क्या वो सॉफ्ट होकर काम करेंगे? यह बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। जैसे कि पिछले मोदी 2 गवर्नमेंट में आपको देखने को मिला कि पूर्व सैनिक और केंद्रीय कर्मचारियों लगातार धरना प्रदर्शन रहा, लेकिन उस पर कोई भी सरकार की तरफ से विचार नहीं किया गया, नहीं उनको आश्वासन दिया गया और नहीं उनसे कोई बातचीत की गई। सो जो मांगे थी ओआरओपी की विसंगतियां, जिसमें एक्स ग्रुप पे और एमएसपी का मुद्दा माननीय अदालत में चल रहा है। एमएसपी जो कि 1 जनवरी 2006 से जो पहले रिटायरी हैं, उनके लिए बहुत बड़ा ये मुद्दा था। प्रीमैच्योर रिटायरमेंट जो कि ओआरओपी के दायरे से जिनको बाहर कर दिया गया, उनको अंदर लाना था। डिसेबिलिटी पेंशन जिसमें एक बहुत बड़ा गैप है ऑफिसर से जेसीओ जवान के बीच, इसको मैं आगे आपको चार्ट के माध्यम से समझाऊंगा दोस्तों कि कितना बड़ा गैप है, वो हम आगे समझते हैं। दूसरा फैमिली पेंशन जो कि मिनिमम 9,000 इन्होंने की है, तो वो जो कि बहुत कम है, जिसको बढ़ा के इनको नॉर्मल पेंशन में लाना है और इसमें सुधार की जरूरत है। केंद्रीय कर्मचारियों की, जैसे मैंने बताया, ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लाना उनकी मांग है। 18 मंथ डीएडीआर को रिलीज करने की मांग है। नोशनल इंक्रीमेंट सबको लागू करना है। 8th पे कमीशन के गठन की मांग भी जोरों पर है। और ऐसे में रक्षा मंत्री जी से उम्मीद की जा सकती है कि घर में दिखाकर इन सभी मामलों पर आने वाले समय में बात जरूर करेंगे। हाल ही में आपने देखा कर्नल RK भारद्वाज जो कि रिटायर्ड हैं, उन्होंने डिफेंस सेक्रेटरी को एक पत्र लिखकर OROP 3 को समय से लागू करने की मांग की है। वो पत्र भी हम आपको आगे दिखाएंगे, क्या वह समय से लागू होंगे, इस आधार पर इसको समय से लागू होना है, इस पर भी हम आगे आपको लेटर दिखाकर बात करेंगे। दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टेड होने वाली है। आपसे मेरा अनुरोध रहेगा, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाएं। तो चलो शुरू करते हैं। अब साथियों, जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये लेटर है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ OROP 3 ड्यू विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2024। ये लेफ्टिनेंट कर्नल RK भारद्वाज जो रिटायर्ड है, उन्होंने 13 मई को डिफेंस सेक्रेटरी को लिखा था और जिसमें इन्होंने कॉपी टू श्री राजनाथ सिंह जी ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर को किया था, सेक्रेटरी SW को किया था, DIAV को किया था और CGDA डिफेंस अकाउंट को भी इन्होंने किया था। इसमें मुख्य रूप से इन्होंने बताया था कि 1 जुलाई 2024 से OROP 3 को लागू कर दिया जाए और साथ में CGDA को भी बताया जाए कि वो टेबल को बनाना अभी से शुरू कर दें ताकि समय से ये लागू हो सके और इसमें देरी नहीं हो। इसका कारण ये भी रहेगा, यदि ये समय से लागू होता है तो बाद में इसमें एरियर नहीं देना पड़ेगा, तो इसमें सरकार का ही फायदा है। अब ये समय से लागू होगी ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि इसके लिए एक लेटर देख लेते हैं। ये लेटर आपका जो कि 7 नवंबर 2015 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की तरफ से OROP के रिगार्डिंग में दिया गया। इसमें जब आप पैरा 3 के 5th में आप देखेंगे तो यहाँ पर क्लियर लिखा है, इन फ्यूचर दी पेंशन वुड बी रिफिक्स्ड एवरी 5 ईयर। 5 साल के अंदर आपको रिफिक्स करना है। इसके अलावा जो OROP केस कोर्ट में चल रहा था, सुनवाई के दौरान माननीय उच्च न्यायालय ने इसमें 13वें में इन्होंने टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था जब भी OROP इक्वलाइजेशन का टाइम ड्यू होगा उस टाइम में ही इसको दिया जाए। ये माननीय अदालत का यहाँ पर क्लियर इंस्ट्रक्शन है। ऐसे में माना जा रहा है कि ये समय से लागू हो जाएगी, यानी कि 1 जुलाई 2024 से OROP 3 पर आदेश आने की संभावना है दोस्तों। लेकिन इससे पहले इसमें एक चीज मैं फिर मेंशन करूंगा कि जो OROP 2 में विसंगतियां हैं, यदि वह दूर नहीं हुई तो OROP 3 में भी आपको विसंगतियां देखने को मिलेंगी। उससे पहले उनको दूर करना बहुत ही आवश्यक है। अब बात करेंगे डिसेबिलिटी पेंशन, जो मैंने पहले बताया था कि क्या गैप है ऑफिसर्स जेसीओ वार्फ के बीच।
वॉइस ऑफ एक्सर्विसमेंट सोसाइटी, जैसे कि हम सबको पता है, ये एमएसपी के केस भी यही लड़ रहे हैं। इन्होंने ये एक टेबल के माध्यम से समझाने की कोशिश की है कि कितना एक लोअर रैंक यानी सिपाही से और एक हायर रैंक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक 4th पे कमीशन के बाद आते आते ये कितना डिफरेंस इसमें हो जाता है। आप इसमें जरूर ध्यान से सुनिए और देखिए दोस्तों। 4th पे कमीशन में एक सिपाही की 450 होती है और यहाँ पर आप रैंक वाइज आप इसमें देखते जाएंगे। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं लोअर रैंक और अपर रैंक की, और यहाँ पर इनका 750 था। डिफरेंस है सिर्फ 300 का था। और अब ये जब 5th पे कमीशन में लागू हुआ, यहाँ पर आप देखेंगे 15,550 और यहाँ हायर रैंक में देखेंगे 2,600 इनकी हुई। 6th पे कमीशन में इसको 3,510 किया गया लोअर रैंक को, और हायर रैंक को 5,880 कर दिया गया। आफ्टर दैट जब रिवाइज हुआ 2011 में, जो कि सीडीए सर्कुलर 456 में ये बताया गया है 1/1/2006 से, लोअर रैंक में 3,510 और हायर रैंक को ये हो गया 27,000। बीच का आप डिफरेंसेज ये आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो इंक्रीजमेंट हुआ 2011 में रिवीजन के बाद, यहाँ पर सिपाही से लेके हवलदार तक इसको नील कर दिया गया और यहाँ से बढ़ोतरी थोड़ी हुई, और लास्ट हायर रैंक में आप देखेंगे तो ये पहुंच गया 21,120। कितना डिफरेंस है आप देख सकते हैं। इसके बाद इसमें आगे देखिए डिसेबिलिटी पेंशन अंडर ओआरओपी जब हुई तो लोअर रैंक का था 3,999 यानी अप्रोक्स 4,000 मान लें, और यहाँ पर 27,000 था, जैसे कि हमने यहाँ बताया आपको आगे। 7th पे कमीशन में लोअर रैंक 10,277, हायर रैंक 75,000, और टोटल इंक्रीज 1 जनवरी 2006 से 6,767 लोअर रैंक और हायर रैंक 69,120। अब परसेंटेज की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर लोअर रैंक 193%, इसके बाद आप ये परसेंटेज देख सकते हैं, और हायर रैंक का 1,176% की बढ़ोतरी होगी दोस्तों सीधे यहाँ पर। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। 4th पे कमीशन में 300 का अंतर था, 5th पे कमीशन में 1,050 हुआ, और 6th में 2,370 का गैप हुआ। आफ्टर सर्कुलर जो 456 इश्यू हुआ 2011 में, उसमें 23,490, और जब आफ्टर 7th CPC हम इसमें देखते हैं तो 64,723 रुपये का यहाँ पर डिफरेंसेज हो गया। तो ये ह्यूज गैप है जो कि डिसेबिलिटी पेंशन में आपको ये दिखाएगी दोस्तों, जबकि डिसेबिलिटी सबके लिए समान होती है और इसमें कहीं भी रैंक देख के डिसेबिलिटी नहीं होता दोस्तों, ये आप खुद समझते हैं। ये एक बहुत बड़ा गैप था, ये अब आने वाले समय में चैलेंज रहेंगे। सरकार इस पर विचार अवश्य करेगी, क्योंकि अब सरकार जो चलेगी वो 3N फैक्टर पर चलने वाली है दोस्तों। तो उम्मीद की जा सकती है कि ये जितनी भी विसंगतियां हैं ये जल्दी से दूर होंगी। इसमें आपकी क्या राय है जरूर कमेंट करें। फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।